सभी का स्वागत है सफलता क्लास की प्लेटफॉर्म पर। वर्तमान में जो युद्ध की स्थिति विश्व में बनी हुई है, विश्वव्यापी जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, दो देशों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसकी हद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। इस पर हम कुछ चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें 10 से 15 मिनट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके आगामी परिणाम क्या होंगे, इससे भला किसका फ़ायदा होने वाला है, किसका घाटा होने वाला है। इस सब के चर्चा के लिए आज मेरे साथ हैं वरुण सर, जो कि हमारी सफलता में जीएस गुरु माने जाते हैं, जीएस एक्सपर्ट माने जाते हैं। सर, मैं शुरू करना चाहूँगा, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, आप तो जीएस में एक्सपर्ट हैं, विश्वव्यापी आपकी नज़रें रहती हैं, विश्व पर नज़रें रहती हैं। आखिर क्या सिनेरियो है इसके पीछे का? क्या रसिया को यूक्रेन पर जो चीज़ें चल रही हैं, रसिया ने जैसे ये अपनी रणनीति बनाई है, क्या सिर्फ ये जो किया है कि एक युद्धाभास या फिर हम कह सकते हैं कि युद्ध की स्थिति बनाना, डराना, ये ज़रूरी था या इसे किसी और तरीके से निपटा जा सकता था? प्रशांत जी, मैं अगर सच में बताऊं तो इस युद्ध के कई पहलू हैं। जैसे अगर मैं मानवीय पहलू की बात करूं इस युद्ध की, तो एक नज़र से देखने से आपको ये लग सकता है कि कोई भी युद्ध हो, किसी भी प्रकार का युद्ध हो, किसी के साथ, हमारा पाकिस्तान से ही झगड़ा है, बिल्कुल चीन से, इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ ले जाके, क्योंकि लास्ट में आपको क्या करना है कि एक टेबल पे आके मिलना है, जहाँ बातचीत के द्वारा ही अंत होगा। आप कल ही क्या देखा आपने, यूक्रेन और रसिया मिले ना बेलारूस पे जाके, लेकिन एक दिन वही इस युद्ध का अंत भी ऐसे ही होगा। एक तो कोई भी युद्ध हो, ये मानवता के लिए खतरा है, बहुत ही खतरा है ये। और अगर राजनीतिक पहलू की बात करें तो हाँ, मेरा मानना ये जरूर है, रसिया का ये यूक्रेन पे अटैक अपना वर्चस्व स्थापित करने की दिशा में एक तो है ही कि अमेरिका की वर्चस्व को चुनौती देना। बिल्कुल। आप भी तो एक्सपर्ट ही हो, आप बताओ आप क्या सोचते हो इस पे? सर, मेरा तो मानना जैसे कि ये है, मैं जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ, ये जो स्थिति बनी है, ये सिर्फ यूक्रेन सिर्फ एक बीच का मोहरा है। ये समझना यूक्रेन सरकार को है और यूक्रेन के लोगों को है कि हम इस स्थिति से जल्दी कैसे निपटें और कैसे निकलें। देखिए, रसिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपने देश की रक्षा करना, अपने बॉर्डर की सीमा की रक्षा करना उसकी सर्वोपरि किसी भी देश के लिए हो सकता है, और रसिया उसके लिए जो चाहेगा, जो उसे करना पड़ेगा वो करेगा। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो यूक्रेन बस एक बीच का मोहरा बना हुआ है। सही कह रहे हैं। अरे मेरे हिसाब से इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं। बिल्कुल, सही से थोड़ा सा नजर डालें इस पे। याद करिए कोल्ड वॉर का दौर। हाँ। उस समय अमेरिका ने सोवियत संघ के विघटन में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। ठीक है। और आज रसिया शायद उस पोजीशन पे आ चुका है जो अपने विघटित हुए क्षेत्रों को अपना समझता है। अभी भी वो नहीं ये समझना, आप हमारा भारत पाकिस्तान वाला रिश्ता नहीं है उसका, कि ठीक है पाकिस्तान हमारा था, कभी चला गया, जहां मर्जी वहां जाए, जिस संघ में शामिल हो जाए। रसिया को ये लगता है ये तो हमारे हैं, ये कैसे यूरोपीय संघ के साथ चले जाएंगे, इस पे अमेरिका का वर्चस्व कैसे चलेगा। तो और इसलिए थोड़ा सा रसिया इसके ऊपर सख्त भी हो रहा है। और मुझे अगर देखा जाए, अगर मुझे अभी जो करंट सिनेरियो लग रहा है कि ये थोड़ा आगे बढ़ेगा मामला। हाँ, दूसरा सर, जैसा कि आपका मानना ये है कि रसिया इसे अपने वर्चस्व की नज़र से देख रहा है। बिल्कुल, लेकिन मेरा सर मानना कुछ और है। मेरा इसमें ना दूसरा एंगल ये भी काम कर रहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन सोच रहा है कि मैं नाटो का सदस्य पूर्ण रूप से बन जाऊं और यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाऊं, अब वहाँ उस स्थिति में आप देखिए, अगर यूक्रेन यूरोपियन ग्रुप का सदस्य बनता है और या फिर नाटो का सदस्य बनता है, तो आप देखिए इधर रसिया अकेला पड़ेगा, उधर उसे सब 30 के 30 देश उसे घेर कर मारने कभी भी चुनौती दे सकेंगे, बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति। तो ये बहुत बड़ी ये सबसे बड़ी मुख्य चीज़ तो यही है कि रसिया कभी नहीं चाहेगा कि ये स्थिति मेरे सामने पैदा हो कि नाटो सीधे मुझे मेरी सीमा पे आके मुझे ललकारे। बिल्कुल। तो यही एक बड़ा कारण मेरे हिसाब से तो सर सबसे बड़ा कारण यही है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सर इसका कि अगर हम देखें इसका विश्वव्यापी जो दूसरे जो देश हैं, अगर हम विश्वव्यापी स्तर की बात करें तो दूसरे देशों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? जैसे मैं अगर भारत की बात करूं, जैसे भारत में हमने कल देखा अभी को उसने संयुक्त महासभा में उसने बस शांति की बात करी है, ये मजबूरी है, इसके पीछे मजबूरी है। तो अगर सर एक चीज़ और है, एक चीज़ मेरे दिमाग में उपजी है, मैं ये जानना चाहूँगा, अगर हम इतिहास की बात करें तो कौन हमारे लिए सही रहा है, कौन हमारे लिए घाटे, किसने हमारे साथ दगा किया है, किसने फायदा किया है? अब देखो ये तो अगर एक दूसरा ये है कि अगर हम मानवता की दृष्टि से देखें तो हम यूक्रेन के साथ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कूटनीति एक किसी भी देश के लिए बहुत अहम योगदान रखती है। तो एक उस दृष्टि से आपका क्या मानना है?
मेरा मानना है कि ये आप बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे हैं कि भारत ने जो फैसला किया है संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं वोट करने का, अनुपस्थित रहने का, तो भारत ने एक तीर से दोनों निशाने कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हमारे ऊपर बहुत एहसान है, सच है, रसिया ने हमें उन समयों में मदद की है जब हमारे कोई देश हमारी तरफ नहीं था। हर जगह रसिया हमारे लिए खड़ा रहा है। और भारत ने वोटिंग, आपके मन में ये भी आ रहा होगा तो फिर भारत ने वोटिंग उसके रसिया की साइड से कर देना चाहिए था। बिल्कुल, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन इसमें क्या है ना सर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो हो सकता है कि ह्यूमैनिटी, मानवीयता वाला चला रहा हो कि बस वही है। क्या आप भी वही सोचते हैं जो मैं सोचता हूँ? मुझे लगता है भारत का अनुपस्थित रहने का सिर्फ एक ही वजह था इसमें कि रसिया को मॉरली सपोर्ट नहीं दे रहा भारत कि जो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप अच्छा कर रहे हो यूक्रेन के साथ, और अनुपस्थित रह के एक मैसेज भी दिया है पूरी दुनिया को ही और रूस को भी कि ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन रूस के खिलाफ ना जाना ये भारत की कूटनीतिक चाल है, क्योंकि हमारे सर पे चाइना बैठा हुआ है, हमारे सर पे ये पाकिस्तान है, इनकी नजदीकियां कभी भी किसी से बढ़ जाती है, आपको पता ही है, और हमें रसिया की जरूरत है, आगे भी रहेगी। तो ये एक कूटनीतिक फैसला, और मुझे लग रहा है बिल्कुल सही स्टैंड लिया है भारत ने, एक तीर से दोनों निशाने कर दिए हैं। और तो मैं आप कहूँ तो भारत अभी जस्ट लाइक युधिष्ठिर बन गया है कि अश्वत्थामा मर गया, हाथी का नाम था वाली बात, दोनों काम कर गया है। ठीक है, अगर महाभारत की समझ रखते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। अच्छा, दूसरा ये है कि सर मैंने ये एक चीज मुझे समझ नहीं आई है, अगर हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें, ये जो हमारे वर्तमान में ये सिनेरियो बनी हुई है पूरे विश्व में कि ये दो देशों में वो युद्ध के स्तर पर खड़े हैं, और कल परसों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूक्रेन में जाते हैं, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या हो सकता है ये इसे अमेरिका कैसे, हालांकि अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगा दिया है पाकिस्तान पे, लेकिन आपका क्या मानना है? नहीं, मेरा मानना है, देखो पाकिस्तान को लेकर आप इतना परेशान मत हो अभी। क्यों? अभी तो मास्को के दौरे पे थे इमरान खान, तो इसको कोई सीरियसली ले नहीं रहा है, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपना कीमती वक्त इसके पीछे जाया करें। अभी पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं है कि किसी देश से सहायता लेके आ जाए, ठीक है, और भारत के खिलाफ उसे कोई सहायता कर दे, वो स्टेटस में अभी नहीं, और ना ही हमारा देश अभी उस स्टेटस में रहेगा कि हमारे खिलाफ किसी देश को कोई सहायता कर दे। तो हम तो प्राउडफुली, हम लोग तो भारतीय हैं, और देखो कितनी शांति है हम लोग, हमें किसी का डर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर सर हम थोड़ा और हटके और थोड़ा आगे पहलुओं पर चर्चा करें, अगर हम वहाँ तक सोचें, तो अगर हम नाटो की बात करें, वाई द वे मान लीजिए यूक्रेन हार नहीं मानता है इस चीज़ पर, यूक्रेन हार नहीं मानता है, जैसा कि अभी उनके प्रेसिडेंट को अगर देखा जाए तो जैसे कल एक दौर की वार्ता हुई वो विफल रही। बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा है कि जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका ऐसा रवैया है कि हम हार नहीं मानने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण है कि बैक सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला हुआ है। चाहे ऊपर से बेशक हमें ये दिख रहा है कि सपोर्ट अमेरिका नहीं कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज है वो सपोर्ट नहीं कर, लेकिन बैक सपोर्ट इसके पीछे बहुत बड़ा है। बिल्कुल। आपका इसमें, अच्छा आप इसका क्या परिणाम देखते हैं कि ये चीज कहाँ तक खिसके जाएगी? क्या यूक्रेन को झुकना पड़ेगा, या इसका सिनेरियो कुछ और ही होगा? जैसा कि अभी तो न्यूज में हम ये देख रहे थे कि हो सकता है परमाणु हथियारों पर बात बन जाए। बिल्कुल, लास्ट में तो वहीं पहुंच जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो सिनेरियो चल रहा है ये कुछ दिन ऐसा चलेगा, जितने भी कंट्री, चाहे यूरोपियन यूनियंस हो या आपके नाटो के मेंबर्स हो या अमेरिका हो, इसको बैक सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रंट सपोर्ट ये लोग बड़ी शक्तियां नहीं करेंगे, क्योंकि एक दूसरे की इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल वो समझ में आता है। अगर करना होता तो स्टार्टिंग वहीं से होता, लेकिन वो नहीं किया। वो हमें बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से तो बिल्कुल हमें दिखाई देगा ही नहीं कि अमेरिका या किसी यूरोपियन कंट्री ने लेकिन मैं सर ये जो सबके अंदर क्यूरियोसिटी है कि आखिर इसका परिणाम होगा क्या यूक्रेन झुकेगा या इसका कुछ और ही परिणाम होगा? मेरा परसेप्शन है कि इसमें यही होगा कि यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन होगा, जेलेंस्की की सत्ता जाएगी और उसकी जगह पे जो कठपुतली कह सकते हो रसिया का होगा वही आएगा, और वहीं पे जाके ये बात खत्म होगी। रसिया भी आखिर यही चाहता होगा वही, क्योंकि सामने से काउंटर होगा नहीं। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान हमारे सामने ताजा उदाहरण है। और मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान की जो सिनेरियो हुई तालिबान में, जो भी तालिबान ने किया हुआ, इसी से रसिया को बहुत ज्यादा सहमी मिला है, और उसे अमेरिका की भी पता है कैपेसिटी का। अमेरिका वो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका नहीं है, ये जो बाइडेन का अमेरिका है, और ये अपना देश के जो प्रोज एंड कोज देखने के बाद ही वो आगे कोई एक्शन लेगा। हाँ, एक हम तो देख सकते हैं कि अमेरिका में अब वो पहले वाली
वाली चीजें नहीं है। एक राइट विंग पहले पॉलिटिकल हुआ करती थी जो सिर्फ नेशनलिज्म या फिर इन सब मुद्दों पर काम करती थी, लेकिन अब थोड़ा लिबरल है, तो इन सब चीजों को देख के हम सोच सकते हैं आगे सिनेरियो कैसा बनता है, फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल इस पर फिर चर्चा करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ धन्यवाद, बने रहिएगा। आगे जो भी परिणाम इसके निकलेंगे, आगे जो मुख्य बिंदु इसके होंगे, क्या होता है अब इसका तो सर एक एक अहम एक पल अहम है। तो आपको न्यूज से हट के जानकारी देते रहेंगे। बिल्कुल न्यूज में तो आप सुनते ही हैं, हम आपको न्यूज पे तो आपको चलिए दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, बिल्कुल सब ये बात बताएंगे आप। तो मिलते हैं फिर अगले किसी दूसरे वीडियो में। साथ बने रहिए, तब तक के लिए सफलता क्लास से जुड़े रहिए, बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।